कल से सारे बच्चे क्लास आएंगे, ठीक है? क्लास में मुझे कोई एब्सेंट नहीं मिलना चाहिए अब। वैसे ही आपको बहुत आता है। क्लास में आओगे, कुछ नई चीजें सीखोगे ही, ठीक है? क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो इसलिए क्लासेस ऐसे मिस नहीं किया करो। हमने कहाँ तक किया था? मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड मीटियोराइट्स। ठीक है, यहाँ अच्छा मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ स्पेस मिशंस के बारे में, कि लिख के लाना, रिसेंट इसरो के स्पेस मिशंस के बारे में। किया है? हम्म। अच्छा, ज्योग्राफी की अभी तक कितनी क्लासें हैं आपकी? दो? आपने देख ली हैं वो दो क्लासेस? दूसरी क्यों नहीं देखी? कहाँ पे? यूट्यूब पे नहीं, ऐप पे। दूसरी डाल दूंगा आज यूट्यूब पे। चलो लिखो, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लैनेट्स। आपने कितने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए GS1 में? 65। देखो घर पे जाके नंबर बनाना, अगर आपके 60 अबव नंबर बन रहे होंगे। दोनों को नहीं, GS1 में। हाँ, तो उसमें तो 66 चाहिए सी सेट में पास करने के लिए। पर जो कट ऑफ बनेगा वो इस वाले पेपर से बनेगा, जो अभी हम पढ़ रहे थे ये वाले। अगर इसमें 60 अबव बन रहे होंगे तो फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देना। वैसे भी जो बंदा केएस की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वाला जो टाइम है, ये सब ये होता है सही मेंस के लिए ही अब। क्योंकि अब आपका चाहे प्री क्वालिफाई हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है क्वालिफाई, तो भी अब अगले प्री में तो बहुत टाइम है। तो ये टाइम जो होता है उसमें अपने मेंस की तैयारी करो, ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छा करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। मरकरी हैज अ वेरी वीक एटमॉस्फेयर। मरकरी हैज अ वेरी वीक atmosphere because because much of the gases were blown away by solar winds, were blown away by, ये सोलर विंड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, हम वहां तक पहुंचे नहीं। सोलर स्टॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आया था। सोलर स्टॉर्म समझते हो ना? हम्म। जब सन से हॉट रेडिएशंस जो हैं वो एमिट होती हैं, ठीक है? अगर वो हॉट रेडिएशंस किसी प्लैनेट तक पहुंच जाएं तो उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि जो सोलर स्टॉर्म्स अर्थ की तरफ आते हैं उनका क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है। तो एक इफेक्ट तो आपने देखा कि एटमॉस्फेयर उससे डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, उसमें दो तीन ऑप्शंस और थे। एक ऑप्शन उन्होंने दिया था कि उससे वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं नहीं, सुनामीज आएंगी इक्वेटर पे। वो कोई उसका मतलब नहीं बनता था। ठीक है ना? हाँ, सुनामी का तो, सुनामी मून के हिसाब से नहीं आती, वो टाइड्स आती है मून के हिसाब से। सुनामीज तब आती हैं जब ओशियंस में अर्थक्वेक आता है। मतलब जो मेजर कॉज है सुनामीज का वो है जब अर्थक्वेक आता है ओशियन के बीच में, जब एपी, हाँ मून से टाइड्स आते हैं, हाई टाइड लो टाइड। ठीक है, सुनामी नहीं मून से आएगी। ठीक है, अगर मून से सुनामी है तो फिर हर महीने ही सुनामी आनी चाहिए, क्योंकि मून तो है ही है इधर। ठीक है, तो ये अगर उसमें ये वाला कोई ऑप्शन एलिमिनेट कर देते कि सोलर विंड से इक्वेटर पे सुनामी तो नहीं आएगी, बाकी तीन ऑप्शंस तीनों की तीनों ठीक थे, कि उससे हमारे जो सिग्नल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। हाँ, अरोरा वाला देखो, अरोरा बनते ही वहां पे अर्थ, आपने देखा अर्थ पे अरोराज बनते हैं। ये आपका अर्थ है ना? अर्थ का ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जानते हो आप? अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों है उसके पीछे हमें कभी, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसका कारण क्या है। हो सकता है कि हमारा जो इनर कोर है वो मोल्टन मटेरियल है उसमें, और वो कॉन्टिन्यूसली अर्थ हमारी रोटेट करी, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है अर्थ के बाहर।
हाँ 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 हाँ, उसी की वजह से है, उसी उसी की वजह से, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसमें मेटल्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ा होगा ना आपने। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये सोलर स्टॉर्म्स को अर्थ पे पहुंचने बचाता है। ठीक है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये अर्थ के पोल्स हैं जो, वहां पे ये थोड़ा वीक हो जाता है, वहां पे थोड़ी जगह मिल जाती है इन सोलर स्टॉर्म्स को अंदर आने के लिए, इसलिए वहां पे अरोराज आपको दिखते हैं। जहां जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, वहां वहां पे आपको अरोराज दिखेंगे। तो आपको नॉर्थ पोल के आसपास, साउथ पोल के आसपास ये अरोराज दिखते हैं, पर अर्थ में बाकी जगह नहीं दिखते, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। ठीक है, बट कल को सोलर स्टॉर्म्स की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा वीक हो जाए, तो पूरी अर्थ पे भी आपको अरोराज दिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा, इससे कम्युनिकेशन सिग्नल्स भी खराब हो सकते हैं, अगर सोलर स्टॉर्म कहीं पे आता है, तो हमारे जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ये सब चीजें इसकी वजह से हो सकती हैं। तो मरकरी के ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत वीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि मरकरी सन के बहुत पास है, उसकी वजह से उसको सबसे ज्यादा सोलर स्टॉर्म्स या सोलर विंड्स को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफी वीक हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट लिखो। वीनस हैज अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर। वीनस में जो एटमॉस्फेयर में मेजर गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, CO2 रिच एटमॉस्फेयर है वीनस का। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन। अर्थ बताओ, अर्थ में कौन कौन सी गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में। मेजर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो अर्थ हैज अ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा, जब आप सांस लेते हो, तो आप क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर लेते हो। जब सांस लेते हो, हवा में तो सारी गैसेज हैं, है ना, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो जब सांस ले रहे हो तो सबसे ज्यादा अंदर क्या जा रही है, कैसे भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, किसने बोला है आपको। नहीं नहीं, इधर भी उतनी नाइट्रोजन है, सारी गैसेज अंदर जाती हैं आपके। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन जाती सबसे ज्यादा है आपके अंदर, पर वो अंदर रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ना, N2, इनके बीच में ट्रिपल ये बॉन्ड है, और ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि ये टूटता नहीं है। तो नाइट्रोजन जैसे अंदर जाती है वैसे ही बाहर आ जाती है, अंदर जाके रिएक्ट हो जाए तो मर जाओगे आप। ठीक है, तो नाइट्रोजन वो रिएक्ट ही नहीं करती अंदर जाके, वो इनर्ट है आपके लिए। ठीक है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं इतनी एटमॉस्फेयर में, बहुत कम है। सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, ये बाकी जितने भी गैसें हैं कार्बन, ये 0.3% ऐसे, बहुत कम है, उनसे इतना फर्क नहीं पड़ता। पर नाइट्रोजन सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कोई क्वेश्चन कि नाइट्रोजन जो है वो, आप सांस तो लेते हो, अंदर तो जाती है, तो फिर उससे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। ठीक है, इनर्ट गैस नहीं है ये, आपके अंदर जाके रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इसका जो बॉन्ड है वो बड़ा, ऐसा नहीं कि टूटती नहीं है कभी, नाइट्रोस ऑक्साइड्स तो होती हैं, NO2, NO3, ये तो होती हैं। तो ये कैसे बन गई अगर इनर्ट होती है तो, रिएक्ट तो ये करती है, बट ऐसे ही नहीं रिएक्ट कर जाती, सर्टन कंडीशंस में ही रिएक्ट करती है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन सुना है आपने। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। अच्छा, नाइट्रोजन जो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, है ना। प्लांट्स को नाइट्रोजन, प्लांट्स के लिए 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, कौन कौन से। नाइट्रोजन, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK, ये याद रखना हमेशा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स N, P और K। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये
सब कुछ प्लांट कहाँ से लेंगे? प्लांट्स को सॉइल में चाहिए ये सब, नाइट्रोजन भी, फॉस्फोरस भी और पोटेशियम भी। ठीक है, और नाइट्रोजन सॉइल में कैसे जाती है? सॉइल में बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं जो। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं। तो वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब उसको ब्रेक डाउन करते हैं, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इस फॉर्म में ताकि प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर पाए। क्योंकि नाइट्रोजन जो है, ये वाली नाइट्रोजन, इसको प्लांट भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, ये वाली नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए जब लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग, बिजली कड़कती है, उस टाइम पे ये नाइट्रोजन टूटती है। इतनी एनर्जी चाहिए इसको, तब टूटेगी, और तब जो सॉइल में मिक्स होगी तो वो तब हो जाती है मिक्स। अनलेस और कोई नेचुरल इवेंट की वजह से नाइट्रोजन टूटती नहीं है, बाकी बैक्टीरियाज के एक्शन से टूटती है। ठीक है, तो उसमें भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज उनको बोलते हैं हम। अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं वो। ठीक है, कुछ एरोबिक, कुछ एनारोबिक। ठीक है, ये सब। अच्छा, तो अर्थ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर है। ठीक है, उसके बाद लिखो मार्स हैज अ थिन CO2 रिच एटमॉस्फेयर। मार्स में भी CO2 रिच एटमॉस्फेयर है। हैज थिन अ थिन CO2 रिच एटमॉस्फेयर। जुपिटर और सैटर्न में एटमॉस्फेयर है हाइड्रोजन और हीलियम रिच एटमॉस्फेयर है। जुपिटर एंड सैटर्न हैज हाइड्रोजन एंड हीलियम रिच एटमॉस्फेयर। हाइड्रोजन एंड हीलियम रिच एटमॉस्फेयर। और यूरेनस और नेपच्यून में एमोनिया और मीथेन रिच एटमॉस्फेयर। एमोनिया और मीथेन, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सारे याद रखना। यूरेनस एंड नेपच्यून हैज अमोनिया एंड मीथेन रिच एटमॉस्फेयर। ठीक है, अमोनिया एंड मीथेन। ठीक है, एक नोट लिखो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी सब प्लैनेट्स के पास है। सिर्फ दो प्लैनेट्स हैं जिनके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। कौन कौन से? मार्स और वीनस। ठीक है, तो लिखो ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट मार्स एंड वीनस। ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट मार्स एंड वीनस have their magnetic field, have their magnetic field। अच्छा, वीनस का क्यों नहीं है मैग्नेटिक फील्ड? हम्म, क्योंकि वीनस सबसे स्लो रोटेट करता है। ठीक है, जो रोटेशन की स्पीड है वीनस की वो सबसे कम है। वीनस का एटमॉस्फेयर भी वीनस से तेज रोटेट करता है। ठीक है, अब वीनस का एटमॉस्फेयर, वीनस इतना स्लो है इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और मार्स का क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मार्स की जो इनर, जो कोर है वो सॉलिडिफाई हो चुकी है। ठीक है, उसमें मोल्टन मटेरियल नहीं है, इसीलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए दो कंडीशंस हैं आपके पास। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि किसी भी प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। एक, उसकी जब एक स्पेसिफिक रोटेशन स्पीड होगी। ठीक है, और दूसरा, जब उसके कोर में मोल्टन मटेरियल होगा। ठीक है, तब ही किसी भी प्लैनेट का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, वीनस में कोर में तो मोल्टन मटेरियल है, बट रोटेशन की स्पीड नहीं है। और मार्स में कोर जो है वो सॉलिडिफाई होगी है। ठीक है, अभी ये पक्का पक्का पता नहीं है हमें कि हो चुकी है, पर ये थोड़ा गैस वर्क है। ठीक है, उसके बाद लिखो एक और नोट। सारे प्लैनेट्स कैसे रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? जो रोटेशन है, मैक्स अर्थ कैसे रोटेट करता है?
ईस्ट वेस्ट करता है ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट करता है। ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करते हैं, लेकिन दो प्लैनेट्स हैं जो उल्टा रोटेट करते हैं। कौन कौन से? वीनस और यूरेनस। ठीक है, वीनस और यूरेनस जो हैं ये रोटेट करते हैं ईस्ट टू वेस्ट, और बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए इनको रेट्रोग्रेड बोलते हैं। वीनस और यूरेनस को क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, और बाकी रेस्ट, इनको प्रोग्रेड बोलते हैं। ये कैसे रोटेट करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अभी आगे आपको और ज़्यादा समझ आएगा अभी जब हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, बस इतना ही है प्लैनेट्स के बारे में। आपने मिशंस किए इसरो के, चंद्रयान 1 2, गगनयान, आदित्य, किए? उनको करो। ठीक है, चंद्रयान 1 2 3। ठीक है, फिर गगनयान। ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, आदित्य मिशन, आदित्य L1 है इसका नाम वैसे। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे मिशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको याद करने हैं। अच्छा, मिशंस जो होते हैं स्पेस एजेंसीज के, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन कौन से? या तो कोई मिशन मैन्ड मिशन होगा, या फिर अनमैन्ड होगा। मैन्ड मतलब जहां पे आप लोगों को भी भेजोगे, ठीक है ना। और अनमैन्ड मतलब जहां पे आप सिर्फ सैटेलाइट्स को भेजोगे, सिर्फ लोड भेजोगे, जो भी आपको काम करवाना है उसी से करवाओगे, बंदा नहीं जाएगा कोई। ठीक है ना। और ये जो अनमैन्ड मिशन है ये भी तीन टाइप के होते हैं अनमैन्ड मिशन। एक तो फ्लाई बाई मिशन, दूसरा ऑर्बिटर मिशन, और तीसरा रोवर मिशन। ठीक है, एक फ्लाई बाई, ऑर्बिटर और रोवर। अब जब आप ये मिशन लिखोगे ना, ये वाले मिशंस और भी देख लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उनमें आपको ये देखना है ये मैन्ड मिशन है कि अनमैन्ड मिशन है। ठीक है, फिर आपको देखना है क्या ये फ्लाई बाई मिशन है, अगर अनमैन्ड है, फ्लाई बाई है, ऑर्बिटर है या रोवर है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है पेपर में। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि चंद्रयान वॉज अ फ्लाई बाई मिशन ऑफ द इसरो, क्या स्टेटमेंट ठीक है? क्या चंद्रयान फ्लाई बाई मिशन था? क्या था वो? रोवर था, ऑर्बिटर भी नहीं है वो। ऑर्बिटर मतलब आपने उसको किसी प्लेनेट के ऑर्बिट में फिक्स कर दिया, वो उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और वहां से इंफॉर्मेशन आपको देगा, वो ऑर्बिटर मिशन होते हैं। ठीक है, रोवर मिशन मतलब वहां पे लैंड करेगा, लैंडर एंड रोवर होगा उसमें प्रॉपर, और वहां पे जाके आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वहां से देगा, फिजिकल सैंपल्स भी आपको वहां से वो कलेक्ट करके देगा। उनको हम रोवर मिशन बोलते हैं। ठीक है, मैंड का मतलब जिसमें बंदे भी जाएंगे, मैन, इंसान भी जाएगा साथ में, है ना। अनमैन्ड जहां पे इंसान नहीं जाएंगे, सिर्फ आप जो है रॉकेट भेजोगे और रॉकेट में सैटेलाइट होगा या जो भी आपको काम करवाना है उसमें वो चीजें होंगी। ठीक है, फिर उनमें भी तीन टाइप हैं। फ्लाई बाई, फ्लाई बाई मतलब किसी ऑब्जेक्ट के पास से उड़ के जाएगा वो और वहां से इंफॉर्मेशन आपको देगा, वहां पे रुकेगा नहीं, उसको फ्लाई बाई मिशन बोलेंगे। ऑर्बिटर, किसी सर्टन जहां जिस भी आपको प्लेनेट की इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पे जाके उसके अराउंड ऑर्बिट, वो उसके ऑर्बिट में उसको फिक्स कर देंगे और वहां पे वो चक्कर लगाता है। जैसे यहाँ पे सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है ना, वो उसका सैटेलाइट बन के चक्कर लगाएगा और वहां से इंफॉर्मेशन हमें देगा। जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है हमारा, वो मार्स के अराउंड चक्कर लगाता रहता है,
और वहां से हमें अलग अलग फोटोज खींच के अलग अलग हमें इंफॉर्मेशन हमें देता है, उनको ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं हम। ठीक है, और रोवर मिशन जहां पे प्रॉपर आपका जो भी लोड है वो वहां पे जाके उस प्लेनेट पे लैंड करता है। ठीक है, और वहां से फिर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आपका जो चंद्रयान है वो क्या था, लैंडर एंड रोवर मिशन। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको घर से करके लाना है। ठीक है, बाकी कल हम फिर फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ये सोलर सिस्टम में बस इतना ही है। कल फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएंगे। ठीक है।